बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हब्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बारिश हुई उसके बाद हमने देखा कि कुछ मौसम में वो जो गर्मी शदीद वाली तपिश वाली थी, अब उसकी जगह पर बहुत ज़्यादा हब्स और पसीना एक मिनट के लिए भी नहीं ड्राई हो रहा लोगों का। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और कल मैं बड़ी परेशान हो रही थी शाम 7 बजे ये देख कर के बहुत ज़्यादा हैज़ा के पेशेंट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ पेट ख़राब की शिकायत के साथ बाहर के खाने प्लीज़ मत खाएं, क्योंकि इस मौसम में बाहर के खाने अगर सुबह से ही पड़े हैं शाम तक, तो जिस तरह से जिस इन्वायरमेंट में पड़े होते हैं वो आपके पेट ख़राब होने का बायस बन सकते हैं। दूसरा, पानी की इंटेक ज़्यादा रखें और साफ़ पानी कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें बेहतर रहेंगी। हमने आज की खबरों की तरफ बढ़ना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर जामिर रजा खान और वकास अहमद हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर रहे हैं। बारिश हुई, लेकिन मुझे तूफ़ानी स्पेल से थोड़ा सा एतराज़ है। क्या ये बाकी तूफ़ानी स्पेल था? क्योंकि हमारे यहाँ तो कम बारिश हुई है। नहीं, ये है ही मामूली बारिश थी, कोई ज्यादा बारिश नहीं थी। और इसके तूफानी स्पेल कहना तो हुई है तेज बारिश होना, वो पानी से अंदाजा लगाया ना मैंने सड़कों पे। नहीं, वो तो आप जरा सी बारिश भी होगी। अच्छा, आप कह रही हैं आपके इलाके में कम हुआ। आपके इलाके का जगह बता देता हूँ। फरीद चौक, शाफरी चौक में बहुत ही पानी था। कितना पानी था? बहुत ज्यादा। आप कह रही मामूली बारिश हुई। आप समझे बात को, बारिश 1 mm मिलीमीटर भी होगी ना, और उससे भी पानी खड़ा होएगा। और उसकी बुनियादी वजह वो है जो हम पिछले 2 माह से कह रहे हैं कि वासा अपना काम नहीं कर रहा है। वासा ने अपना काम नहीं किया, वासा ने अपना काम नहीं किया, वासा ने अपना काम नहीं किया। बार बार ये कहता हूँ, ना इन्होंने नालों की सफाई की। आप मुझे बताएं, जो आपके ही इलाके में बता देता हूँ, सब्जाजार के रोड के दरमियान में जो नाला है, क्या वो साफ है? बिल्कुल नहीं है, बंद है। उस पर मलबा डाल दिया गया। और लियाकत चौक से शाह फरीद चौक तक तो रोड वैसे ही नहीं है। एक तरफ रोड नहीं है, उसी रोड का मलबा सारे का सारा उस नाले के अंदर डाल दिया गया। मुझे बताएं, बारिशी पानी कहाँ जाए? वो अगर खड़ा नहीं होएगा तो कहाँ जाएगा? आप आ जाए मुल्तान रोड पे कल, क्योंकि मैंने सफ़र किया इस पर। मुल्तान रोड पे आ जाए। मुल्तान रोड में जितनी आपकी ऑरेंज ट्रेन है, इसके नीचे एक नाला है जिस पर बहस ये है कि ये कोई कहता है ऑरेंज ट्रेन वालों का नाला है, कोई कहता है जी ये LDA की जिम्मेदारी है, कोई कहता है ये वासा की। मुझे नहीं पता ये किसकी जिम्मेदारी है। वो मलबे और ईंटों से लबालब भर गया हुआ है, यानी उसके अंदर अब 1 इंच पानी जाने की, हालांकि वो पानी ड्रेन के लिए था। सारे का सारा पानी कहाँ था? मुल्तान रोड के ऊपर। वहाँ से आगे चले जाएं तो आप चुबुर्जी की तरफ जाते हैं। चुबुर्जी की एक तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल शहर डूबा हुआ ऐसे ही बिल्कुल यही। इधर से मियानी साहब वाला रास्ता ठीक था, मियानी साहब वाला रास्ता ठीक था। आगे करतबा चौक डूबा हुआ था और वहाँ में ट्रैफिक में फंसा रहा, लोग घंटों फंसे रहे। वो तो मामूल है ना डूबना। अच्छा, वैसे मैं जहाँ से आई हूँ ना कल, क्रीम ब्लॉक वाली साइड से, एक रोड साइड से वो भी सारी पानी में डूबी एक तरफ। वो तो डूबेगी, क्योंकि उन्होंने जो ग्रीन बेल्ट बनाई थी, वो बनाई तो जरा सी गहरी थी, 1 फुट गहरी बनाई थी, लेकिन उसके जो होल्स बनाए थे वो उन्होंने बंद कर दिए मिट्टी के साथ। अच्छा, वहाँ से पानी अब उसमें तो जाता नहीं है। पानी दोनों तरफ से जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में जाता है, ना यहाँ जाता है, वो रोड के ऊपर ही रहता है। और वहीं वो धूप लगने से खुश्क होएगा, वो इस तरह से जाएगा नहीं। सारी ये ड्रामेबाजी वासा ने की। मैंने आपसे कहा था कि इनका अपना जो हेड ऑफिस है गुलबर्ग वाला, उसी का जायजा ले लिया करें। सही बात है। ये एक फाइल है जिसमें एक क्लर्क बैठ के नाम, पता, एड्रेस चेंज करता है। बाकी वही चीज़ें लिखी होती हैं कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। मैंने आपको जगह बताई जहाँ 2 माह से एक क्रेन खड़ी है, वो सिर्फ इसलिए खड़ी है कि कोई आए तो देखे तो हम कहें जी ये क्रेन चल रही है, देखें, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। क्यों? सारे नालों के ड्रेन्स के ऊपर वासा ने तजावजात कायम करवा दिए। सफाई कैसे होगी? आप मुझे बताएं ना। कोई एक आप मुझे चले क्रीम ब्लॉक वाली आपने बात की। इस बारिश का रिजल्ट तो हमने देख लिया। आगे होने वाली बारिशों में तो हम मुतहम्मिल नहीं हैं। क्रीम ब्लॉक ये मुल्तान रोड से शुरू हुए और इसी नाले के साथ साथ चलते हुए आप अलहमद कॉलोनी, समनाबाद तक चले जाएं। तजावजात ही तजावजात हैं और गंद ही गंद है। फिर उस पर छोड़ दें, ये आपके माल्टन लिंक रोड वाला नाला है, इसको देख लें। फिर आप टाउनशिप बरकत ये अकबर चौक वाला नाला है, गंद ही गंद है उसके अंदर। मुझे बताएं, ना सफाई की आपने फोटो सेशंस किए, आपने खड़े होके क्रेन के सामने क्रेन को, एक्सीलेटर को निकालते हुए दिखाया। जैसे ही आप गए वो उठाया, दोबारा उसी में डाल दिया। और ये हुआ है। और उसके बाद अगर आप कहें शहर डूब गया, पानी में डूब गया और ये हो गया और वो हो गया, मेरा ख्याल है
ये सारी ऐसी ही बातें इसके हैं। लिए तैयार रहना है। मुझे वकास अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्या कल आपने फेस किया? एक तो ना आप तनकीद और मनफी चलिए, हम बातें ज्यादा तनकीद कर करते रहे हैं। हैं तो आप तारीफ कर देखें दें, आप कर दें, हमें जगह बताएं, ये बारिश जो है हम ये तालियां बजा लेंगे। आपको लगता है कि जिस इलाकों की ये बात कर रहे थे उनके लिए बाइस ज़हमत बन गई, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना था, लेकिन एक तबका जो इस मुल्क का मालिक है, वारिस है, उसके लिए बाइस रहमत भी थी, बल्कि ब्लेसिंग प्रो मैक्स थी। देखें लोगों को मौका मिला कि वो आए, टिकटॉक वीडियोस बनाएं, एक फिल्म चलाएं आवाम की तफरीह के लिए, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको क्या हो सकता है। बातें तो ये जो बातें आप कर रही हैं 10 साल तो आपको हो गई हैं, यही बातें, यही स्पॉट, यही पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए वो ख़त्म कर देंगे तो हर साल ये तो फिल्म का जो सीन है उससे निकल जाएगा। से बनती है वकास, अगर आपको पता हो। नहीं, मेहनत मेहनत उनके लिए होती है जिन्होंने खुद कुछ करना होता है, जिनके लिए सारी ये साजिशें हैं, जिनके लिए सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अमर भाई अभी बात की ना, आप वहाँ से हेड ऑफिस आए, जिन एरियाज़ का यहाँ पे जिक्र है या जिन एरियाज़ का अमर भाई ने जिक्र किया है, क्या कल किसी ने वहाँ पे गया चेक किया? एक घर में भी, एक बंदे के घर में भी अगर बारिश का पानी चला गया तो वो रिस्पॉन्सिबल तो आपकी कोताही और नाअहली वो है ना। आप करते क्या हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए माल रोड से स्टार्ट करते हैं और 2-4 सड़कें घुमा फिर आके मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करके कहते हैं जी उन्होंने कमाल कर दिया। भाई कमाल ये नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है जो इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है, क्या बारिश उससे ज़्यादा हुई? पहली सवाल तो ये है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कल कितनी बारिश थी कि जो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा थी। चलिए, बारिश नहीं थी ना, तो मुझे ये ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को बताना है जिन्होंने नहीं देखा, वो जो हम कल यहाँ बैठ के शहबाज शरीफ साहब की मिसालें दे रहे थे, तो मरियम साहिबा भी कल निकली हैं, उन्होंने भी शहर का दौरा किया जहाँ जहाँ पानी था। जी हाँ, कल मरियम का जो दौरा है, जो अभी वकास ने भी जिक्र किया, ये आप अवाम इस बात को समझे कि हमारी हुकूमत चलती कैसे है। इसकी ड्राइविंग सीट पर एक ब्यूरोक्रेट बैठा होता है और वो जिस तरफ जाता है इस हुकूमत को घुमा के ले जाता है। वो माल रोड से शुरू करता है, GOR के अंदर से होकर निकलता है और वो फिर आपको लेके ऐसी जगहों पे जाता है क्योंकि उसकी नेटवर्किंग चल रही होती है। वो आपको फिर लक्ष्मी चौक ले जाता है, वहाँ जाकर आपको उतारता है गाड़ी के अंदर से, हल हो गया है क्योंकि वो हाजी कैंप वाला जो बना था, ड्रेन शहबाज शरीफ ने बनवाया था, वो तो हो गया। उसके बाद लक्ष्मी चौक, अब लक्ष्मी चौक एक फोटो सेशन के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बन गई है। अच्छा, वो तमाम LDA का चेयरमैन होए, वो आपका चीफ सेक्रेटरी होए, वो आपका कमिश्नर होए, डिप्टी कमिश्नर होए, CM होए, साथ में वो जो उनकी और मरियम औरंगजेब हैं वो हैं, सारे लोग हैं, वो आपके वहाँ जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं कि ये लक्ष्मी चौक है, क्योंकि लक्ष्मी चौक किसी ज़माने में वाकई में पानी की जगह थी, इसीलिए उसके साथ के इलाके को गंदा इंजन कहते हैं। लोगों को शायद ये नहीं पता, ये गंदा इंजन अंग्रेज़ दौर में लगाया गया था तो पानी को ड्रेन करने के लिए। पूरे अंदरूने लाहौर का पानी जो है यहाँ से ड्रेन होकर नालों में बहता था, तो इसलिए इस इलाके को गंदा इंजन आज भी कहा जाता है, गंदा इंजन का इलाका। तो ये इलाका अब ठीक हो गया, वो जब से वो बना। और मरियम क्योंकि एक ख़तून है, उनको उनके साथ ड्राइविंग सीट पे एक चीफ सेक्रेटरी, और फ़ोन पे बेचारी पूछ रही थी पानी कहाँ है, मुझे तो पानी नज़र नहीं। अब पानी आपको कहाँ से नज़र आएगा? लाहौर में 8 GORs हैं, किसी एक में मुझे 1 इंच पानी दिखा दे, किसी एक GOR के अंदर 1 इंच पानी दिखा दे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप समझ सकते हैं। और आपने ड्राइविंग सीट पर जिस बंदे को बिठाया था वो आपको माल घुमाएगा, तेन लौर दहावा, तेन लक्ष्मी घुमावा, वो प्लान करके निकले ना, प्लान करके निकलते हैं लोग। ब्यूरोक्रेट को आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, सवाल ही नहीं इस मुल्क के वो लोग जो याददाश्त की बुनियाद पर एक पेपर पास करके आए हुए हैं, वो आपको ऐसा घुमाएंगे, ऐसा आपको लाहौर दिखाएंगे। मुझे दिखाएं, ये कच्चा जेल रोड पे ले आते हैं ना, हाँ बिल्कुल, ये गाजी रोड पे साथ वाली गलियों पे ले जाते, ये आपको मनावा में जिन रास्तों का हमने कल एक पूरी लंबी लिस्ट चल रही थी स्क्रीन पे, अभी भी है वो लिस्ट में पढ़ना शुरू हुआ तो खुदा की कसम इस खबर के अंदर मैं पढ़ते पढ़ते खुद भूल गया कि पिछले इलाके मैंने कौन से पढ़े थे। ऐसे ही है, कल मैं यहाँ पे साथ साथ रिपीट करती मैं जा रही आपको रूट बता सकता हूँ। मैं आपको ये खुदारा, आप वहाँ जहाँ आपने फ़ोन किया था बीबी, आप वहाँ फ़ोन ना करती, आप किसी भी मीडिया हाउस में, ये नहीं कहता हमारे मीडिया हाउस में फ़ोन कर रही थी, किसी भी मीडिया हाउस में फ़ोन करके पूछती बताएं पानी कहाँ कहाँ है। ये आपको कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बताने वाला, कोई DC कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी,
आपको नहीं बताने वाला कि पानी कहाँ है। ये आपको मीडिया बताएगा, लोग बताएंगे, दुहाइयाँ देंगे कि आए बीबी देखें यहाँ पानी है। ये आपको वासा वाले इसी तरह से घुमाते रहेंगे। लाहौर डूबता रहेगा, मानसून शुरू हो गया है, लाहौरियो या तो कश्तियाँ ले लो तो या फिर सब्र करके बैठे रहो। ये माल घूमेंगे नहीं, जियो। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि बारिशें तो होनी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कल वाली बारिश के बाद इंतजामी कारकर्दगी क्या रही सामने आ गई, इतनी अच्छी सीएम साहिबा भी थी। बाहर आ गई। अब क्या सिर्फ ये तसल्ली हमेशा होगी कि बारिश होगी और सीएम साहिबा बाहर आएंगी, इंतजाम का जायजा लेंगे और हम पानी में तैर के दफ्तर आएंगे? तैरने वाली बात फिर नहीं, मेरी मेरी तरफ तो आ गाड़ी रही में है, पानी मेरी तरफ चला ना ही गया। आए। आप तो सीएम बाहर आ गए इस तरह कह रहे हैं जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गए। यही होता है ना, बिल्ली थैले से बाहर आगे कहावत क्यों बनी थी? मैं आपको एक बात बताऊं, कि हम समझ रहे थे शेर है लेकिन वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और इसी तरह से घूम लिया उन्होंने। आमिर भाई ने जो बात शेर की है ना था कि ये एक वैसे। सीट पे ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, तो आमिर भाई ये डिस्कस करना शायद भूल गए, उन्होंने खुद इंटेंशनली इस बात को स्किप किया है कि वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई खातून है वो उस ब्यूरोक्रेट की बॉस है। अब ये डिपेंड करता था उस बॉस पे कि वो कितना कैपेबल है और वो कितना कंसर्न है कि मैंने पब्लिक इश्यूज देखना है। वो कोई टेक्नोक्रेट, वो कोई टेक्नोक्रेट है ना, एक और बात ड्राइविंग सीट पे है और हमेशा से है। वो कोई टेक्नोक्रेट आपने है निगरान नहीं दौर है। की तो मैं पिक्चर तो नहीं नहीं। देखी? एक मिनट वकास, ये कह रहे हैं हमेशा से ब्यूरोक्रेसी है। ओए निगरान निगरान हुकूमत दौर को में आप क्या हो रहा इलेक्टेड था? हुकूमत की बात कर कौन रहे हैं, चला रहा था मुस्लिम गाड़ी? की भी एक बात करता गाड़ी मैं। कौन चला रहा एक था? सेकंड। आपने जो भी इलेक्टेड मैं- हुकूमत लेके आएंगे नहीं। वो इसी तरह काम करेंगे। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक ईयर के लिए किसी की बात करेंगे वो एक अलग कहानी है, हाँ। लेकिन इस मुल्क के अंदर चाहे वो सिंध हो, मैं कह रही पंजाब हूँ हो, कर बलूचिस्तान सकते हो, हैं, जिन्होंने करना हो, खैबर आमिर भाई पख्तूनख्वा वो हो, कर सकते हैं। करती ब्यूरोक्रेसी ही है। क्यों हुकूमतें इस मजबूर मुल्क को हैं? ड्राइव कौन करता एक है? मिनट, क्यों ब्यूरोक्रेसी। मजबूर ये हैं? सिविल अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ ना, उसमें ये आमिर इसको भाई ड्राइव कर रही होती है। इस बात को अच्छा समझ आमिर लो। भाई, इख्तियारात ज्यादा होते हैं। मैं आप मान लेता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी मजबूत है। बेचारी सीएम को कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हीं के पास नहीं, उनके क्या जाना। उनके मेरी क्या बात तो CM सुन से भी लेना, ज्यादा वकास? मेरी बात मुझे तो ये सुन बता लेना, देना, मुझे नहीं मैं पता। मेरी बात तो सुन लेना। आमिर भाई जैसे कह रहे हैं, वो बेचारी बड़ी मासूम थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डेफिनेटली उन्हें चीफ सेक्रेटरी को लेकर निकलना था, इसी से पूछना था, डीसी से पूछना था, फिर डीसी ने उसको बताना था कि मैडम हमारे पास तो वो ड्रेन करने के लिए पंप अवेलेबल नहीं है। यही तो बताया। मैं ये कहता हूँ, किसने बताया? आप क्लेम करते हैं कि लाहौर में आपकी सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो किसी एक पॉलिटिकल वर्कर से, एमपी एमएनए से, कोऑर्डिनेटर से पूछ लेती। आप नहीं करना चाहती ना। सारा ये सेशन था टिकटॉक वीडियोस के लिए। मुझे ये बताएं ना कि अगर आपने रोड पे आगे ये पूछना था मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा, तो आप घर से तैयारी करने क्या लिखनी है? आपने पूरे शहर में कल प्रोटोकॉल लगाए रखे हैं। सारा गुलबर्ग माल, सारा जलील इसलिए हो रहा था कि मैडम साहिबा जो थी चीफ मिनिस्टर, वो निकली हुई थी प्रोटोकॉल पे। बारिश में लोग जलील हो रहे थे, रूट लगे हुए थे। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी थी, फोटो सेशन था। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जी वो इंटेंशनली आपको लेके जा रही होती है। भाई ब्यूरोक्रेट को तो भाईजान ब्यूरोक्रेट को तो काम नहीं करना चाहिए ना। चाचू का वक्त याद है, मैं आपको ब्यूरोक्रेट की बात बता दूं। चाचू का वक्त याद है, मेरी ड्यूटी लग गई शादमान में, हमारा जेल रोड पे दफ्तर था। शादमान में पानी था तो वहाँ ड्यूटी लग गई। पता चला कि मियाँ साहब आ रहे हैं एज बतौर वज़ीर आला, तो मैं भी वहाँ कवरेज के लिए चला गया। तो मुझे भिजवा दिया कि मैं अवेलेबल था, मैं चला गया जी। वहाँ पे गाड़ी आती है सीएम की। अब सीएम ने कॉटन का सूट पहना हुआ है, सिर्फ पानी के अंदर। अब सीएम उतरा तो साथ जो ब्यूरोक्रेट बैठा था वो ड्राइव नहीं कर रहा था, साथ बैठा था, वो उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी था। वो बेचारा अब ना उतरने जोगा, उसको पता था मेरे शूज भी गए, मेरे गए। उसको भी पानी में मियाँ साहब ने कहा उतरो इस पानी के अंदर। ये शादमान की बात कर रहा हूँ, शादमान चौक जो पुराना बहुत पानी होता है, वहाँ पे मियाँ साहब उतरे और उसके बाद चाचू उतरे यानी, और उसके बाद उन्होंने उस चीफ सेक्रेटरी को भी उतारा ताकि उसको एहसास हो कि ये पानी है। बाद में उसको कहते हैं जा अपनी गाड़ी में बैठ, और अपनी गाड़ी में बैठ के फिर वो चाइना स्कीम में चले गए। चोई शबाज थे उस वक्त, चोई शबाज को याद होगा, मैं भी साथ ही था। तो चोई शबाज ने वहाँ पे सारा फिर उनको बताया। अब वो इलाके थे, शादबाग था, और शादबाग से मुझे याद आया मरियम साहबा आपके, अब आपकी एक मोरिया पुल, और वहाँ चले गए। अच्छा वो चाइना स्कीम तक गए, चाइना स्कीम में जाके नए इंजन का फिर उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दिया। आपकी कौन सी बात लगे, कौन सी बात माने? ये जो आपने मिसाल दी थी ब्यूरोक्रेसी वाली, मैं तो चाचू की एक मिसाल दी कि एक मिसाल दी। ब्यूरोक्रेसी चलाती है, सच चलाती है, लेकिन अगर आप उसको जहाँ रोकना चाहें ना रोक भी सकते हैं, जहाँ रोकना यही मैं बात कह रहा हूँ ना। मैंने वो नहीं कह रही थी, मिसाल दी थी कि वो डिपेंड करता है चलाने वाले। कल का सेशन एक शूटिंग थी, एक फिल्म की शूटिंग थी। वो छोड़ दे, वो कल वाला सेशन तो मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं तो उसके खिलाफ बोल रहा हूँ।
नहीं तो तो उसके क्या आगे आप ये हर इल्जाम ना बारिश में लगाएं ये कि जी होगा? ब्यूरोक्रेट नहीं कर हर रहे थे बारिश काम। में ये होगा क्योंकि पानी हाँ, तो तो- जमा नहीं होगा। नहीं, अब तो यही होगा। अब तो ये अगले 2 माह के लिए आप अगले 2 साल भी यही होना है। 14 अगस्त तक के लिए आप यही समझे कि यही कुछ होता रहेगा। इसी तरह से पानी ब्यूरोक्रेसी आएगा चलाती रहेगी, वो ना पानी विजिट कराती ना रहेगी। ना सीएम मुल्तान रोड पे जाएगी, ना सीएम आपकी शाह फरीद चौक पे जाएगी, ना ये कच्चा जेल रोड पे जाएगी, ना ये मनावा और जहाँ एक दफा सदर के वाल्टन रोड इर्द देखिए गिर्द किस तरह लोग परेशान होते वाल्टन रोड पे दलदल देखें। बना होता है सारा। और वाल्टन रोड को क्या असर आप होएगा चले कल? जाएं एक मोरिया पुल, चाइना जाएंगे। स्कीम, आप चले जाएं चुबुर्जी के पास वो और वाले। मैं यो लाहौर में- शादबाग से मुझे सिर्फ याद कटवा आया चौक काफी है। वो इनके लाहौर में- नाना का क्लिनिक डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब का क्लिनिक था वहाँ पे, और वो डूबा होता था जी ऐसे पानी के अंदर। वो आज भी डूबा होगा, मैं मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ उस तरफ जाने का, मेरे रूट में नहीं आता तो मैं इस तरफ नहीं गया। लेकिन मेरा ख्याल है हम बचपन से जानते हैं कि अंदरूनी सरकतबा शहर में चौक। पानी नहीं होता, लेकिन आपका जो शुमाली लाहौर है वो पानी में डूबा होता है। लारिक्स कॉलोनी जो सर वो रेलवे लाहौर वालों में की है, नहीं है, वो लाहौर के सबर्न आप गुलशन रावी की गलियां देख लें, आप समनाबाद की गलियों में चले जाएं, घरों में एक पानी तो भरा आप- हुआ है। आप तो मुझे इससे इमरान निकलते नहीं है यूनुस का बाहर। वाकया अभी भी याद है, अपने घर से वो इसमें- फुटेज बना के भेज मैडम आप तो एक इन एरिया से निकलते नहीं है, लाहौर नहीं है। लाहौर स्टार्ट होता है जियो गुलबर्ग से, लाहौर स्टार्ट होता है मॉडल गुलबर्ग टाउन से start में, नहीं? लाहौर होता है मॉडल टाउन में, लाहौर में आते हैं डिफेंस, लाहौर में आते हैं बहरिया, लाहौर में आते हैं वॉल्टन लेक भी सिटी। लाहौर में ही आता है, नहीं वहाँ वो चली कुछ जाए। एरिया आता है, बाकी और जो है, तफरीह आप तबाह के लिए बातें कजाफी करते रहते स्टेडियम, हैं। वहाँ पानी खड़ा करके बताया जाता है बताया कि यहाँ जाता है पानी कि है। देखिए हमने करना है लाहौर, ये जिन एरिया की आप बात कर रही है तसल्ली मैडम, ये रखें, मैं तो तैयार हूँ तहर के दफ्तर आने के लिए, लेकिन आप यकीन माने जान ऐसे होती है पानी में शदीद गाड़ी चलाते हुए। आमिर भाई मैं तो यकीन माने दरूशी पढ़ती हुई आती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ना और ये पिछले ना पूरे- मछलियाँ ना मगरमच्छ के तैर के आएंगे भाई, और आना सारे तो हमने रास्ते है। तो आ नहीं सकते, आगे दरम्यान में लाहौर भी और पड़ता हमें है ना। छुट्टी भी नहीं मिलती है, हमारी तो दरम्यान मजबूरी में है लाहौर टाइम भी पर पड़ता आना, है। चाहे जितनी मर्जी तूफानी बारिश हो। खैर आई होप कि इससे आगे बढ़कर भी कोई काम करेगा शहरियों का मसला, लेकिन अब काम कर भी लेंगे ना तो अब उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। ऐसे ही है ना, ऐसे ही क्योंकि है, अब बिल्कुल ऐसे ही। पानी से ऐसे गुजर गया, टाइम गुजर गया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ दीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम तो ये सुन रहे हैं कि जिन लोगों ने सोलर लगाए हैं उनके लिए तंगियां की जा रही हैं, मतलब उनको कुछ टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और वो नेट मीटरिंग वाली चीज़ें जो हैं उनमें कुछ तब्दीली लाने की बातें की जा रही हैं। अब जी खबर आज की हमारी जो है, वज़ीर आला की स्कीम पहले फेज़ में ही एतराज़ात की जद में आ गई है। स्कीम क्या है? रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर दिए जाने हैं वज़ीर आला की जानिब से। मैं चले आमिर भाई आपकी तरफ आ जाती हूँ। देखिए अच्छी बात है, वज़ीर आला का ये इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा था कि सोलर दिए जाएं। अब उसके आगे वही एक रेड टेपिज्म आ जाती है। एतराज़ात वो एक क्या ब्यूरो- हैं? नहीं एतराज़ात तो हैं, एतराज़ात हैं भी जानी। मुझे बता देना। अब मैं बता देता हूँ आपको, जो डाटा दिया जा रहा है वो डाटा कहते हैं वेरीफाइड नहीं है। आपने डाटा कहीं से उठाया, अच्छा, लेट से आपने डाटा बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उठाया, नॉर्मली वहां से लोग ले लेते हैं। वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन आपने उसकी खुद वेरिफिकेशन नहीं की कि कोई अभी जिंदा भी है नहीं है, कोई अपना घर बदल चुका है नहीं बदल चुका। आपने एक लिस्टें उठाई, उसके विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपने आगे जमा करा दी, तो इतराज तो आएगा कि भाई पहले एक दफा आप तो हाँ, आप इसको अपनी वर्किंग कंप्लीट करें। अपनी वर्किंग कंप्लीट, तो उन्होंने वापस भेज दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्कीम की बात ये करें, स्कीम है क्या वैसे? ये स्कीम ये है कि जो 100 यूनिट तक के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको ये सोलर पैनल और बैटरीज देंगे, ताकि 100 यूनिट तक के लिए वही है जो पंखा और लाइट चलाते हैं। मैं वकास से पूछने वाली थी, आप तो नहीं 100 यूनिट नहीं नहीं, ये 100 यूनिट वाले नहीं नहीं हम तो है ना, ये सिर्फ अमर भाई हैं इस पूरे शहर में। कौन फॉल करता है इसमें? मुझे ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत लोग सारे हैं। लोग हैं। ये इस तरह ना कहीं एक नहीं कमरे का है। घर है ना, नहीं, मुझे बड़ी वो हैरानी होती है आमिर भाई। आपको हैरानी इसलिए होती एक कमरे के है घर ना, में आप आप माशाल्लाह पंखा लगा सकते खाते हैं। पीते घराने की चश्मो चिराग हैं। 100 यूनिट वाले बेशुमार घर हैं, हमारे इलाके में भी हैं, गुलबर्ग में भी हैं। आपको मजे की बात बताऊं, डिफेंस में भी हैं। डिफेंस के आप कच्ची देहात आबादियाँ में, जो है, आप कच्ची डिफेंस के आबादियाँ देहात जो और है। कच्ची आबादियों में गए नहीं है। वहाँ एक पंखा, एक कमरा, एक लाइट नहीं तो है। ये वहां तक पहुंच सकेंगे? आज भी वहाँ पे यही हाल है। और वहाँ पर 100 यूनिट वाले 50,000 घर, आप यूँ समझ रहे पंजाब की 10 करोड़ आबादी में से 50,000 घराने। मुझे बताएं ये ढूंढना कौन सा मुश्किल काम? ये बिल्कुल ये भी आपने ज़्यादा कर दिया। 10 करोड़ में से 50,000 का मतलब ये होएगा कितने परसेंट बनेगा? 0.050 कुछ इस तरह का, कुछ पूरा 1% भी नहीं बनना ना, 1% भी हो लेकिन तो मैं आपको बताऊं, जब इस तरह की स्कीमें आती हैं ना तो वकास इधर उधर के लोग फायदा उठा अच्छा जाते हैं। इसमें ये नहीं इससे नहीं फायदा उठाएंगे। ये कुछ ज़्यादा फिजिबल स्कीम नहीं है,
क्योंकि जब ये पहले दिन खबर आई थी, जब अनाउंस किया था, तो उस पर एक क्वेश्चन ये भी उठा था, मतलब गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि हम उनको देंगे जिनके अपने घर होंगे। तो जिन लोगों की हमने निशानदेही की है, अगर हम लाहौर की बात करें तो मेजॉरिटी जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो किराए पे हैं, तो वो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये जहन में रखना चाहिए कि डेफिनेटली एक वो हुक्मरान तबका है, तो उन्हीं ने किसी न किसी सूरत में रहना है। वो अपोजिशन से हो सकते हैं या वो हुक्मरानी गवर्नमेंट में होंगे, रहना तो नहीं लोगों ने है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जो कि लॉन्ग टर्म के हों और फिजिबल हों ना। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये आप 100 दिन में 85 प्रोजेक्ट बेशक आप लॉन्च कर दें, 44 का आप इफ्तिताह कर दें, तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। ये पूरी दुनिया को पता 3 माह में आप क्या कर सकते हैं। तो सेम ये प्रोजेक्ट है, आप किसी भी सूरत में वही डाटा इकट्ठा करके अगर 100 यूनिट वाला आपका कस्टमर, एक आपका कंज्यूमर है, तो वो तो आपका लाडला होना चाहिए, तो वो तो बड़ा कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको सब्सिडाइज कर दें। अगर सर मेरी गुजारिश ये है, आपके मुल्क में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके मुल्क में एक प्रोजेक्ट चल रहा है डेंजर इंकिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं। आप उस डाटे को मज़ीद प्योरीफाई करें, एवेल्युएट करें। आप जहाँ पे उनको 2000 या 3000 इस मद में दे रहे हैं कि जी वो अपने घर का खर्चा चला रहे, तो उसमें आप उसको 1000 रुपया 2000 बिल की मद में ऐड कर दें। आपने ये 3 अरब ये तरीका ठीक नहीं इस प्रोजेक्ट में रखा, ये तरीका ठीक नहीं है। आप सोलर लगने दें, देखिए बिजली एक तो बचेगी भी, आप उस पर अब जाए ना, जहाँ लगेगा तो बिजली बचेगी। सर आमिर भाई एक सेकंड, गुजारिश है ये पैसे ना दें, आमिर भाई अच्छा उसमें मैं मेरी बात सुन लेना, उसमें बात ये है, दे दे सोलर, उसमें बात ये है, उसमें बात ये है जो लोग जिन लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करके आपको वो सेल आउट करें इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। अगर आपने वाकई इलेक्ट्रिसिटी यूजेस कम करने हैं तो आप जिन लोगों जो वसाइल याफ्ता तबका है उसको आप इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि भाईजान वो सोलर पे शिफ्ट हों और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एटलीस्ट 2-4 मेगावाट आप हमें दें। ठीक है, आप सोलर की आपने सोलर प्लेटें सस्ती कर दी, लेकिन उसकी बैटरीज जो है वो तो आपने इतनी महंगी कर दी। गवर्नमेंट ने लेनी क्यों है? क्या गवर्नमेंट तो बैटरी समेत दे रही है ना, ये सिस्टम, ये बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ सिस्टम है। विकास समझो, जो हम ये देखते हैं लाहौर में, आप सही कह रहे हो, किराए के ज्यादातर लोग जो किराए का मकान पे, लेकिन आप जरा पंजाब में घूमो, पंजाब के देहात के अंदर कितने होंगे जिनके अपने घर हो, क्योंकि जगह वहाँ होती है, वो अपने घर होते हैं, लेकिन उनके पास वो बिजली का वो चीज़ नहीं होती। मैं ना आपको पता है कि नहीं, मैं मेरी फैमिली इस जो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का प्रोजेक्ट था सोलर देने वाला, उसके बेनिफिशरीज हैं। मेरा भाई जो था वो यूनिवर्सिटी में था, वो भी कैटेगरी में फॉर एक प्लेट और एक बल्ब दिया गया। अब ना तो वो घर की कैपेसिटी है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अब वो जो एक सोलर और 2-3 बल्ब दिए गए हैं ना, वो ना तो वो मेरे घर को रोशन कर सकते हैं ना। अच्छा ये स्कीम हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए थी, वो और चीज़ थी, वो और चीज़ थी, आपको ज़रूरत नहीं थी। आप खाते पीते घराने के हो भाई, आपको नहीं ज़रूरत, लेकिन जिनके घर में एक बल्ब भी नहीं जलता यहाँ पे किया गया ना, उनको इसकी जरूरत है। लेकिन मुझे अब ये चीज समझ नहीं आ रही, अब जब ये एतराजात की जद में आ गए, क्योंकि लोगों को एक मुकदमा आया खानेवाल के इलाके से, और उसमें वो बेगम को इसलिए उसने मारा है, तो उसने पंखा चला लिया, तो उसने कहा ये पंखा ना चला, 100 यूनिट से ऊपर चली जाएगी। अब यही कुछ होगा? नहीं यही कुछ नहीं, अगर आप दे दें उनको, आप वो टाइम आ गया, तो वो दिन के टाइम तो वो बेगम जो है मार खाने से बची रहेगी या शोहर बेचारा डांट खाने से बचा रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये स्कीम अच्छी है। हाँ, इतराज़ात ज़रूर होने चाहिए, जितनी शफाफियत हो सकती है हो, लेकिन ये इससे बेहतर है कि आप मोदी वाला, नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनके वाला फार्मूला लें और वो पूरे पंजाब पर लागू करें, और उससे आप सस्ती बिजली बनाने के काम का आगाज़ करें। लोग अपना सोलर पैनल लगवाएंगे, आपको एक मिनिमम वो रकम कर दें, किस्त के तौर पे वो लेते रहें, लोग अपनी बिजली बनाएंगे और खुद उसकी मेंटेनेंस करेंगे और बिला सूद दे दें। बस ये एक हल है। मेरी समझ में ये आता है कि मोदी ने जिसको दुनिया भर में तरीका अच्छा मेरा जो आमिर भाई कह रहे थे ना, मेरा कोई इस चीज़ पे एतराज़ नहीं कि पब्लिक को बेनिफिट क्यों मिल रहा है। मेरा इसमें गवर्नमेंट की उस इंटेंशन पे एतराज़ है कि ये सिर्फ पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए है।
आपने 2-3 अरब रुपए के ये वकास, एक मैं सेकंड आपकी गुजारिश बात सुन बताऊं। लें, पॉलिटिकल गुजारिश। गवर्नमेंट काम पॉलिटिकल तो पॉइंट जो भी स्कोरिंग करेंगे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, जो काम भी करेंगे लेकिन जो काम भी होगा। जो इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी है वो इस काबिल नहीं है कि वो 6 माह भी सस्टेन कर सके। पहली बात ये है कि इस प्रोजेक्ट्स के लिए आपने एक फर्म या कंसल्टेंट हायर करना है जिसने टेंडर करने हैं और फिर सोलर ख़रीदने हैं, फिर बांटने हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये कि अगर आप 2-3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दें सोलर की प्लेट और बैटरीज पे या इक्विपमेंट पे, तो आप ये कह दें कि आप जो भी ख़ास तौर पर जो साहिब हैसियत है उनको इनकर्ज करें, तो आपके अगर सिस्टम में 500-700 या 1000 मेगावाट बिजली आ जाती है तो आप दूसरी तरफ आप सब्सिडाइज कर दें। आप सरवत ले उड़ेगी भाई, है सरवत ले उड़ेगी। जिन्होंने लेके उड़ना है ना, सरवत वो नामी इस दौरान भी ले सरवत नामी जाएंगे। जो चीज़ है जिसके पास है वो उसके वारे न्यारे वैसे पता ही नहीं क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, अफसरान के लिए शाहाना सहूलियात। तो माजरत के साथ कहना यह था कि पहले कौन सी शाहाना सहूलियात नहीं थी। मेस पर 1 अरब 11 करोड़ रुपए खर्चा होगा। वकास, बड़ी अच्छी बात है जी। पहले थी नहीं, पहले भी थी, लेकिन देखें वक्त के साथ साथ उससे शाहाना ज़रूरियात, करते वक्त के साथ साथ नई चीज़ें आ जाती हैं घरों हम में। तो वक्त के साथ कर्टन, पीछे जा रहे हैं। आप जाते हैं ना, हम तो वक्त के आप साथ साथ जा- जेबें खाली करा रहे हैं, बिजली के बिल देके। आप नहीं कमा सकते ना, आपको नहीं तरीका आता, आपको ये पास कह वो सकते अथॉरिटी नहीं है, आपको अल्लाह ने उस इम्तिहान में नहीं डाला, सही कह रहे हैं। आपको अल्लाह ने ये जिम्मेदारी नहीं दी कि आपने, अल्लाह ने आपको एक इख्तियार दे के नहीं भेजा। तो अब आप इसमें उन लोगों से तो आप इतराज़ ना करिए ना। तो क्या हुआ, 4 करोड़ रुपए से बनना था, मैं वो बदल गया जेन, रिफ्रेशमेंट 4 करोड़ रुपए से बनना था, फिर तो बस जेन बदल गया। क्या हुआ, 4 से 1 अरब 11 करोड़ हो गया, तो कितना फ़र्क है। वैसे भी इतने पैसे आवाम खा जाती है ना, इतना मुल्क के कर्जे कैसे आए हैं, अवाम की वजह से आए हैं। तो अफसरान के लिए अगर आपने 1 अरब निकाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। अच्छा, मैं ये बता दूं जी, जो रिफ्रेशमेंट के लिए बनाए गए मेस की तज़ीनो आराइश होगी ना, तो 4 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना था उसका। तामीराती काम की लागत में चौथी बार इजाफा हुआ है। मेस और कमरों की जदीद सीलिंग के साथ लाइट्स, पर्दों की तब्दीली, गेस्ट रूम की तामीर और मुरम्मत पर मजीद 48 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब कल जैसे बारिश थी, सारा दिन बेचारे बाबू हमारे काम करते रहे हैं बारिश में, ठीक है। अच्छा। तो अगर आप इतने बुरे दिन के बाद, इतना काम करने के बाद, अगर आप नेक्स्ट रूम में Refreshment के एक लिए अच्छी अच्छे से और एक हाँ। आइडियलिस्टिक और बड़े रोमांटिक से माहौल में बैठ के अगर आप खाना भी नहीं खा चाय सकते आपकी तो आगे क्या आएगी, फ़ायदा। क्या खूबसूरत आपने चीज़ अवाम है। की खिदमत से क्या हासिल कर लेना, आपने क्या होता क्या है इनके पास। 10-12 हर बंदे के पास मुलाजम होते हैं सरकारी, 10-12 गाड़ियाँ होती हैं, उनके खर्चे होते हैं बच्चों को ले जाने आने के लिए, और क्या करते हैं हमारे मुझे बाबू। सिर्फ ये पूछना है वकास कि ये 1 अरब 11 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे, मतलब आपसे लेंगे, आपको सर्विसेज के टैक्स देने हैं, उससे इन ऑफिसर ने आमिर आपकी भाई, खिदमत वाकई करनी ऐसा है। है? ये हमारे पैसे होंगे? नहीं तो पैसे कहाँ इंडिया से आएंगे। इस मैसअप, ये मैसअप ही है ना, वैसे मैस तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये मैसअप है। 4 करोड़ वाला 1 अरब मैसअप पे हमारे गया। लिए। मैं इसलिए हैरान था कि ये 11 अरब पे क्यों नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 6 माह यही गवर्नमेंट रही तो ये चला भी जाएगा 11 अरब पे, क्योंकि बाबुओं के पास वो सही कह रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे वो हैं जी इस वक्त। तो वो 1 अरब क्या, वो तो 11 अरब भी कर लेते तो उन पर किसने इतराज़ करना था, ना कोई इतराज़ करने वाला है। और मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई थाई मसाज सेंटर भी होएगा, जहाँ थाईलैंड की ख़वातीन मसाज भी किया करेंगी, क्योंकि थक जाते हैं। रशियन ठीक है, फ़ोटो सेशन, चले रशियन होए थाई होए मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये है कि कोई मसाज सेंटर भी अंदर ही बना होएगा, कोई जुकोजी होएगी, कोई सुहाना होएगा, कोई डुकोजी होएगी, कोई एक छोटा सा डांस क्लब होएगा, एक हल्की सी बार होएगी, और उसमें ये आप मजाक में कह रहे हैं? नहीं नहीं। मैं मजाक मेरा मजाक, आपका मेरा मजाक नहीं है। नहीं, मुझे- आमिर भाई एक मैं बात, आप मुझे आपकी बताएं, बात 1 मेरे- अरब रुपए से आप 16 कितने- सॉरी जो 16 स्कीम है वो भी 1 अरब और कुछ रुपए से है। अच्छा वकास ने दे नहीं वो ज़्यादा से वो 9 सर, अरब के है, अच्छा बजट है। लेकिन आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जब हमारा जनूबी पंजाब और उसके दरिया के साथ साथ के इलाके डूबेंगे तो हम कैसे आवाम से ही भीख मांग रहे होंगे कि दें जी, उनका घर बना के दें। और उनके कच्चे कोठे, उनकी कच्ची इमारतें जब गिरेंगी, उनके बच्चे जब बर्तन तहरे होते हैं, जब उनकी मट्टी चारपाइयाँ में तह रही लुथरे हुए आपको मिलेंगे, तो कोई सीएम, कोई चीफ सेक्रेटरी जाकर उनके साथ हाथ मिलाकर जो टिकटॉक बनाएगा
आप उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। ये एक मैस नहीं है, ये वो मैस अप है जो पंजाब में ये लोग करते हैं और उसके बाद उसके पैसे। मुझे आप बताएं, इस 1 अरब से कितनी अद्वियात ख़रीदी जा सकती हैं? कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां मरते हुए लोगों को बचाया जा सकता है? कितने टेटनस के इंजेक्शंस हैं जो पूरे पंजाब में नहीं मिल रहे, वो तकसीम किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। इस 1 अरब से 4 करोड़ का आपकी सीलिंग बहुत अच्छी नहीं भी बनी होगी तो क्या जो बनने वाली चाय है उसका जायका नहीं होएगा? वो ठीक कहा उसने कि सारा दिन फ़ोटो सेक्शन से जब थक जाते हैं तो फिर उनको एक अच्छे माहौल के अंदर पीने के लिए अच्छा माहौल चाहिए होता है, कैंडल लाइट चाहिए होती है। तो वो आपको प्रोवाइड करने के लिए इस गरीब कौम का, गरीब पंजाबियों का 1 अरब रुपया से ज़ायद रकम लगाई जा रही है और इस पर अभी काम जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये 11 अरब तक जाएगा। जब शुरू होगा ना तो इससे ज़्यादा लग सकता है। ये 11 अरब तक जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कुछ ठेकेदार ने खाना है, कुछ जिसने ठेका दिया है उसने खाना है, टाइम डिले करेंगे, कुछ टाइम डिले करेंगे, फिर नया स्टाफ आना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जी। और ये जो मैस है ये पंजाब की आवाम समझ जाए कि उनके मसाइल के हल के लिए तराज़ात लगेंगे। मुझे एक इतराज़ बताएं PND की तरफ से जो इस मंसूबे पे लगा हो। नहीं लगेगा, इसमें कोई एतराज़ है नहीं है ना आमिर भाई। अपने मंसूबों पे एतराज़ लगा लेंगे। नहीं, इसमें एतराज़ है नहीं, सिंपल सा प्रोजेक्ट है कि आपने मैस गिर रहा था, लाइटें शाइटें नहीं आई थी मार्केट तो में। नहीं है, बहुत कुछ हमें खबर है राजदानों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब PND कहाँ है? हाँ, ये बात सोचने वाली है। PND ने भी वहाँ से सोचे, वही बैठना, वही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने भी जाके नहीं बैठा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 150 रुपए मजीद 20 किलो का थैला महंगा हुआ है। वजह क्या है आमिर भाई? माफिया है, आटा माफिया जो है, ये कीमतें कम हुई थी तो इस माफिया को लगाम डाली गई थी। ये करते ये थे कि इन्होंने गंदम जो है वो किसानों से, क्योंकि उन्होंने कर्ज दिया होता है, जो आरती हैं उनके ज़रिए से ये गंदम खरीदी जाती है, उनके साइंस के साथ बारदाना लिया जाता है और फिर जमा करके गवर्नमेंट के रेट पे दी जाती है। जैसे कीमतें कम हुई थी तो उन्होंने किसानों से उठा ली। अब इनको ख्याल था कि गवर्नमेंट इसको खरीदेगी, गवर्नमेंट ने ख़रीदा नहीं। अब उन्होंने एक नई चाल चली है। अब वो जो फ्लोर मिल वाले हैं उनके ज़रिए आटा पसाई नहीं कर रहे हैं, यानी पीस नहीं रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। तो ये मसनूई महंगाई है, इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है। क्योंकि कल बलाल यासीन साहब का देख रहा था, उन्होंने कहा हम छापे मार रहे हैं गोदाम्स के ऊपर जहाँ पे आटा रोका जा रहा है। तो ये बात ठीक है कि फ्लोर मिल्स जो हैं वो इसकी कीमतें बढ़ा रही है ताकि गंदम की कीमत ज़रा सी ऊपर आए। इस माफिया को उनका वो जो माफिया का वो लगाम डालने की जरूरत है। उन माफिया का वो हिस्सा जो कि ये गंदम प्रोक्योर करके उनको देता है उसको ज़रा फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी तो इस पर आई है कि ये वक्ती फ़ायदे थे। जैसे पिछले दिनों हमने एक कोशिश की कि आटे की कीमतें, रोटी की कीमतें कंट्रोल की जाएँ। मैं पहली खबर पे भी ये बात कर रहे थे कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए जो स्टेबल हो ना लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, जब आप इन साहब से बात करें तो वो कहते हैं कि आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपको नहीं पता अगले महीने कितनी बढ़नी है, आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कास्ट है वो 15 दिन के बाद कितनी बढ़ जानी है। तो जब पॉलिसीज़ वाजिया होंगी ना, अब गवर्नमेंट अगर ये लॉक कर दे कि अगले 6 माह के लिए ये प्राइस आपके जो एक्सपेंसेस हैं उस पर आप मैनेज करें, हमारी तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, उसका ये एक लॉक है। अगर उसमें इंक्रीज़ होना भी है तो इतने % होने से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप उनसे डिमांड करें, प्रोड्यूसर से, ट्रांसपोर्टर से, भाई जान आप भी उसी तरह से आएँ। तो ये पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि जी देखें गवर्नमेंट बड़े हाथ पैर मार रही है, कम है मेरे पास, ये हाथ पैर मार रही है, और दूसरी तरफ से होता ये है कि ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वक्ती तौर पे गवर्नमेंट, जैसे आमिर भाई ने कहा कि छापे मारेंगे, तो मे भी एक हफ्ता और थोड़ी चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खौफ तो होगा ना, पता तो चलेगा इस माफिया को कि हमारे पीछे कोई है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद।
स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। कुछ लोगों की सुबह का आगाज़ ही चाय से होता है। कुछ लोग थकावट दूर करने के लिए चाय पीते हैं, कुछ लोग मूड खुशगवार करने के लिए चाय पीते हैं, कुछ लोग इसलिए चाय पीते हैं कि खाने के बाद खुशगवार एहसास होता है, कुछ लोग चाय इसलिए पीते हैं कि इससे वेट कम होता है, कुछ लोग चाय इसलिए पीते हैं कि नींद दूर भाग जाए। मतलब हर किसी की अपनी अपनी रीज़न है चाय पीने की। अब चाय भी सब लोग अपनी ही तरह की पीना पसंद करते हैं। मतलब मेरे नज़दीक चाय तो बस खाने से भी आगे होती है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाय की शौकीन हूँ। मुझे चाय ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे चाय चीनी वाली अच्छी नहीं लगती। मतलब मेरी अपनी चाय का एक फ्लेवर है। इसी तरह हर किसी की चाय का अपना फ्लेवर होता है। कुछ लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी पसंद करते हैं, कुछ लोग अदरक वाली चाय पसंद करते हैं। मतलब ढेरों चाय हैं, यू नेम इट, बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारे पास। हर चीज़ इत्तेदाल के साथ आप इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा होता है। उससे हट के जब हम करना शुरू कर देते हैं वो आपके लिए नुकसान का बाइस बनती है। माहिरीन की रिकमेंडेशन क्या है, कौन सी चाय मुफीद है, वो कब तक मुफीद है, कितना इस्तेमाल करें तो मुफीद है, कितने से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। समन इश्तियाक माहिर ग़िज़ायात है हमारे साथ मौजूद। ये तमाम चीज़ें हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चाय होती क्या है और हमारे बॉडी के साथ करती क्या है ना, हर खाने का एक रोल होता है, तो किस तरह से उसका रोल होता है? अच्छा है ना, मुझे तो लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाय इस टाइम हमारे कल्चर में सबसे मोस्ट फेवरेट और सबसे पी जाने वाली ड्रिंक है, एक फेवरेट मशरूबात है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है चाय के बगैर हम फंक्शन ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि चाय के बगैर तो हमारा दिन ही नहीं स्टार्ट हो रहा होता। लेकिन हर एक चीज़, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर एक चीज़ को अगर आप मॉडरेशन में, इतदाल में इस्तेमाल करें ना, तो कोई भी चीज़ आपको साइड इफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हेल्दी चीज़ का भी आप ओवर कंजप्शन करते हैं, क्योंकि वेदर का बड़ा रोल होता है ना, जिस तरह बहुत गर्मी है इसमें अगर आप चाय पीते चले जाएंगे डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायबिटिक्स कहा जाता है ना बेसिकली इसको, तो ये वैसे भी आपको डिहाइड्रेट कर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हम बेड टी से स्टार्ट करते हैं। सुबह उठते साथ हमें होता है कि हमें बेड पे ना एक चाय का कप मिल जाए। लेकिन चाय की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाय का इस्तेमाल किस टाइम पे करें, किस चीज़ के साथ करें, कितना आप पूरे दिन में इस्तेमाल करें और किस टाइप की चाय इस्तेमाल करें, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो चाय का इस्तेमाल बेस्ट कौन सा है, किस टाइम पर आपको करना? अच्छा अना, सबसे पहले तो ये है कि आप दिन में 2 से 3 कप चाय के पी सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चाय पसंद करते हैं। मिक्स टी भी होती है, आपकी मसाला चाय भी होती है, ग्रीन टी भी होती है जिससे वेट रिडक्शन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी चाय जो होती है वो उसका बड़ा कंसप्शन होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट चाय के आप टाइप्स होती हैं। बट ये होता है कि आपने एक तो इसको खाने के घंटे बाद इस्तेमाल करना होता है और एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल हम करने से उनको परहेज करवाते हैं कि आपने एम्प्टी स्टमक नहीं करना। सुबह आप उठें, आप पानी का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के मिनिमम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चाय लेना पसंद करते हैं। मिक्स टी लेते हैं, पाउडर मिल्क लेते हैं, दूध पत्ती वाली चाय लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, वो हर एक पर्सन का वेरी करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मुझे बता दीजिएगा कि आपने तो अपने फ्लेवर के मुताबिक चाय लेनी। नॉर्मली लोगों का क्या होता है, नाश्ते के साथ चाय, जैसे नाश्ता कंप्लीट हुआ चाय, दोपहर का खाना कंप्लीट हुआ चाय, रात का खाना, ये नाश्ता आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद जो आप चाय लेते हैं, ये क्या ठीक प्रैक्टिस? अच्छा है ना, बेसिकली जो चाय की पत्ती होती है ना, उसमें टैनिन्स के नाम से एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम और जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ये वो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम खाने के साथ चाय पीते हैं, हम अपने खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स को डैमेज कर देते हैं। जो मर्जी चाय हो, हमने जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि अभी खाना खत्म हुआ साथ ही हम कहते हैं चाय ले आओ, तो ये बहुत एक बैड हैबिट हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसको जो है जितना जल्दी हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। चाय आप पिए ज़रूर, दिन में 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने उसको पीना है खाने के मिनिमम आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद, ताकि आपके कोई शाम का वक्त ना कुछ लोगों का मखसूस होता है चाय के लिए ही। सो वो चाय के साथ कौन सी आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो आपका चाय वाला वो जो एक टाइम है वो भी आप इंजॉय कर सकें और आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह ना हो? अच्छा है ना, चाय के साथ हम ये होल व्हीट के बिस्किट जो है वो हम दे देते हैं, या फिश फुल ऑफ नट्स आप वो रिकमेंड कर देते होते हैं। चाय के 10 to 15 मिनट्स के बाद हम शामी कबाब भी, या पहले आप शामी कबाब ले लें, प्रोटीन इंटेक ले लें, उसके बाद चाय लेना शुरू कर दें।
चाय के साथ आप ये चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जो आप शाम के टाइमिंग्स में उसमें आप चाय ले सकते हैं। जो पोस्ट डिनर चाय की एक हैबिट है ना कि रात के खाने के बाद, उसमें आप ये देखें कि रात को खाने के बाद जब जैसे हम चाय ले रहे होते हैं उसके बाद हमारा स्लीप साइकिल बड़ा डिस्टर्ब चल रहा होता है, क्योंकि हमारे स्लीप हार्मोन्स जो होते हैं चाय उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। तो आप पूरे दिन में चाय लें, इवनिंग में ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, लेकिन पोस्ट डिनर रात को सोने से पहले आप चाय को अवॉइड करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेट नाइट अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो साथ साथ चाय पी रहे होते हैं और बार बार चाय पी रहे होते हैं। हम ड्राइवर्स को देखते हैं अगर लेट नाइट उन्होंने ड्राइव करनी है तो बार बार चाय पी रहे हैं। तो क्या ये हेल्दी एक्टिविटी है? अच्छा अना, जैसे अभी मैंने बात की कि एक WHO ने एक रिकमेंड डोज दे दी है हमें कि ये इतनी सर्विंग है, आपने ये पीनी है, 2 से 3 कप आप पिए। लेकिन जब लेट नाइट चल रहे होते हैं और फिर हमें ये होता है कि क्योंकि उसमें बेसिकली कैफीन है ना, कैफीन आपके माइंड को थोड़ा अलर्ट रखती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें पी रहे होते हैं। लेकिन दिन में 2 से 3 से ज़्यादा कप नहीं पी सकते हम, चाहे आपके लिए बहुत आपकी फेवरेट मशरूबात में से क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अनफॉर्चुनेटली वो आपकी सेहत पे साइड इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, चाय में कुछ लोग चीनी के इस्तेमाल करते तो क्या वो चाय की अफादियत को कम कर देती है? अच्छा ना, चीनी जो है, शुगर वो मेन कल्प्रिट है हमारी हर चीज़ का। चीनी तो वैसे ही बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि चीनी आप किसी भी अपने मशरूबात में डालें। चाय की बात की जाए तो चाय में आप जो है गुड़ डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से जितना हो सके अवॉइड करें। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, चाय में लेमन का इस्तेमाल, चाय में अदरक का इस्तेमाल, हम कहते हैं खाना हजम हो जाएगा, कुछ लोग दालचीनी भी चाय में डाल लेते हैं, इलायची भी चाय में डाल लेते हैं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होती है कि आपकी हेल्थ बेनिफिट भी है? नहीं है ना, इसके बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं। बेसिकली हर्ब्स हैं। आप एक मसाला, यहाँ पे एक मसाला चाय हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी एक मशहूर है, जिसमें हम लेमन और सिनेमन, दालचीनी, सौंफ, इलायची इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बहुत हेल्दी बेनिफिट्स देते हैं, आपके एसिड रिफ्लेक्स को रोकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि चाय पीकर हमें हार्ट बर्निंग हो रही है या एसिडिटी हो रही है, तो उससे बेहतर ये जो हम ब्लैक टी या आप कॉफ़ी का कंजप्शन कर रहे होते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये मसाला टी अपनी चाय में इलायची, सौंफ, दालचीनी ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर हम दूध का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चाय हमें नुकसान पहुंचा रही है? अच्छा ना, ये अक्सर लोगों का होता है कि वो मिक्स टी पसंद नहीं करते, दूध पत्ती पसंद नहीं करते, वो सेपरेट ले रहे होते हैं। तो अगर आप सेपरेट कहवा बनाकर उसके बाद आप 2 से 3 टेबलस्पून अगर आप चाय डाल रहे हैं तो वो आपके लिए एक हेल्दी है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट लॉस कंसर्न है और आप दूध पत्ती वाली, मलाई वाले दूध वाली पी रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा वेट लॉस करने में आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। ठीक है, मुझे ये बता दीजिएगा, इंस्टेंट टीज भी मिलती हैं, बिल्कुल, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है उसका? अच्छा ना, वो इंस्टेंट टी बेसिकली प्रोसेस होकर आती है। आप ये देखें प्रोसेस चीज़ें कितने प्रोसेस से गुजरी होगी, तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। आपने ये माइंड में रखना है उसको इस्तेमाल करते हुए कि वो आपका एक आपको एक क्रेविंग है ना चाय पीने की, वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन आपको कोई हेल्दी बेनिफिट्स नहीं दे रहा। ठीक है, वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टी रिकमेंड कर दें? उनके लिए ना सबसे बेस्ट टी जो है, आप एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी या लेमन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हर मील के 45 मिनट्स के बाद आप ग्रीन टी या लेमन टी या जो आपका मसाला वाली चाय होती है विदाउट शुगर, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि दूध पत्ती वाली या पाउडर मिल्क जो टी वाइटनर्स होते हैं उनकी चाय पिए। ठीक है, और इसका इस्तेमाल दिन में आपने कितनी दफ़ा करना है? 2 से 3 कप, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 से 3 कप करने हैं। और बेस्ट टाइमिंग खाने के कितनी देर बाद या खाने से कितनी देर पहले? खाने के हाफ एन आवर बाद मिनिमम, या 45 मिनट्स के बाद। खाने के फ़ौरन बाद जो हम ले लेते हैं चाय, वो आपने जो भी खाना खाया होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार है, उनके लिए क्या कोई स्पेशल चाय रिकमेंड करेंगे? अच्छा अना, जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वाले हैं उनको भी दिन में 2 कप वो पी सकते हैं। और जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको हम कभी भी ये पाउडर मिल्क जो हमारे यहाँ पे एक बहुत पैकेज मिल्क होता है उनको हम रिकमेंड नहीं करते। आप घर का कहवा बनाकर आप उसमें जो स्किम मिल्क है घर का मलाई के बगैर वाला, आप उसके 1 to 2 टेबलस्पून या 2 to 3 आप डाल सकते हैं। वो वाली चाय विदाउट शुगर आपने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये जो चाय है ये बर्निंग की और इसके साथ साथ एसिडिटी की वजह बनती है। लोग कहते हैं हम चाय पीने से पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, चाय के बाद ये एहसास हो रहा है, तो क्या उन लोगों को चाय बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है? अच्छा ना, ये डिपेंड करता है कि आपका मेन कोज क्या है। अगर आपको किसी डिजीज़ कोई प्रॉब्लम है और उसके साथ भी आप 2 से 3 से ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है कि हम सुबह दोपहर शाम लगातार चाय पी रहे होते हैं, कोई भी काम करना है हमने चाय पी रही होते हैं, तो वो ओवर कंजप्शन आपको प्रॉब्लम कर सकती है।
जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गर्ड का इशू है, उनको चाहिए कि वो चाय या कैफीन, जिसमें कैफीन पाई जाती है, चाय कॉफ़ी, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, कुछ लोग चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल मिक्स करके कर लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस ठीक है? नहीं है ना, वो जो बेसिकली वो अनहेल्दी बेनिफिट है कि आप चाय के अंदर ही अक्सर लोग मैंने देखा है कि कॉफ़ी भी मिक्स करके वो कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों जो है उसमें निकोटीन भी है, कैफीन भी है, तो वो आपको हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं। आप एक टाइम पे या तो कॉफ़ी की कंजप्शन कर सकते हैं या आप चाय की कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी चाय का जब तक इतना बड़ा मग ना हो तो हमारा तो कुछ बनता नहीं। रिकमेंडेड आप क्या करना चाहेंगी? एक छोटा सा कप इनफ होता है कि आप अपनी नीड के मुताबिक पी सकते हैं। अच्छा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पर डे होता है ना वो 2 से 3 कप छोटे वाले। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि हम भरा मग पी रहे होते हैं और जब तक हम भरा नहीं पी रहे होते तो हमें एक वो होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमने कुछ पिया ही नहीं है। उसमें हम एक कॉमन प्रैक्टिस ये करवाते हैं पेशेंट्स को कि आपका अगर आपका नॉर्मल ये है कि आपने मग ही पीना है तो आप मग की सर्विंग को थोड़ा कम कर दें, हाफ कप कर लें। इस तरह से ये होगा कि आपके पूरे दिन की जो वो 2 से 3 सर्विंग है वही रहेगी। कप को हाफ कर दें, कप फुल मग जो है वो ना पिए। क्या चाय ज़्यादा पीने वाले लोगों के स्किन पे असरात भी नज़र आते हैं? क्या आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है? बहुत सारे बचपन से लोग हम सुनते हैं चाय पियोगे भाई रंग काला हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, ऐसा होता है? अच्छा ना, ये तो टोटली मिथ्स है कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपका जो है रंग काला हो जाता है। हमारी जो आप बाइट देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग चाय कॉफ़ी का कंजप्शन कर रहे होते हैं, लेकिन ये मिथ्स है तो टोटली। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आपके स्किन इश्यूज आ सकते हैं कि आपको एक्नी का इशू है, क्योंकि आपका जब भी स्किन का कोई इशू होगा वो गट हेल्थ से होगा। गट हेल्थ आपकी अनहेल्दी होगी तो आपको स्किन पे आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं। तो गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ओवर कंजप्शन ना करें किसी चीज़ का। एक मॉडरेशन में पिए, एक मॉडरेशन में खाएं, एक इतदाल में खाई हुई चीज़ या पी हुई चीज़ कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम चाय बना के एक थर्मोस में डाल के काफ़ी देर के लिए रख देते हैं, उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है उसके टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो प्रैक्टिस ठीक है कि आपने पूरा दिन के लिए बना के रख दी, 2-3 दफ़ा आपने पी ली और उसी को हम जो है बार बार हीट के प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं या माइक्रोवेव कर रहे होते हैं, तो बड़ा अनहेल्दी वो आपका एक प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन ये है कि चाय को ऑन द स्पॉट ही बनाएं और हर चीज़ को बल्कि ऑन द स्पॉट बनाया जाए और उसी टाइम उसका इस्तेमाल किया जाए। जितनी बार वो रीहीट होगा, जितनी बार वो रीप्रोसेस होगा, उतनी बार उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो डैमेज होते जाएंगे। ठीक है। और जो हम अक्सर देखते हैं वो जो रिवायती चाय होती है कि आपने पहले कहवा बनाया, फिर उसके अंदर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दूध का इस्तेमाल हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक करता है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि आपको दूध और कहवे की मिकदार क्या बराबर रखनी है, क्या कम रखनी है? जो चाय बेस्ट चाय बनाते हैं ना हम, उसके मुताबिक। अच्छा अनाज, सबसे बेस्ट चाय जो है ना उसमें ये है कि आप कहवा बनाएं और कहवा बनाते हुए आप इलायची या जितने भी हमारे हर्ब्स हैं, हेल्दी हर्ब्स, दालचीनी हो गया, आपकी सौंफ हो गया, इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके बाद आप इक्वल अमाउंट में या जो है अपना दूध, स्किम मिल्क, मलाई के बगैर, वो आप उसमें डालकर ऐड करके वो चाय पी सकते हैं। ये बहुत एक हेल्दी चाय वाकई थकावट दूर करती है, मूड खुशगवार करती है, अगर आप लेज़ी फील कर रहे हैं आपको एकदम से एक्टिव कर देती है, कि ये हमारी अपनी मिथ्स बनाई हुई हैं? नहीं है ना, चाय एंड कॉफ़ी जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी अ मूड बूस्टर। ये आपको थोड़ा सा एक अलर्ट कर देते हैं, मूड बूस्टर है एक आपका, तो ये करता है समहाउ कहीं ना कहीं आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है और कहीं ना कहीं जो आपको एक नींद आ रही होती है ड्यूरिंग आपका वर्क, तो वो भी इसको समहाउ वो कर रहा होता है। ठीक हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? अच्छा अना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि एक तो आप अपने चाय का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी मील के साथ नहीं करना। खाने के आधे घंटे के बाद आपने चाय का इस्तेमाल करना है। चाय को हेल्दी वे में आपने ये बनाना है कि उसमें आप जितनी हर्ब्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा 2 से 3 कप, इससे ज़्यादा आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक हो गया जी। और वो जो बहुत ज़्यादा आप चूल्हे पे रख के चाय को पकाते हैं वो भी आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाती है। सो ये मत कीजिए कि जितना चाय पकेगी वो उतनी आपके लिए हेल्दी होगी, ये चीज़ें नुकसान का बाइस बनती हैं। हीट का भी एक टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा जब आप चूल्हे पे चीज़ों को रखते हैं, चाहे वो खाना है चाहे वो चाय है, वो फिर नुकसान का बाइस बनने लग जाती हैं। समन, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। नकासी आब हमेशा से शहर लाहौर में एक चैलेंज रहा है। इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सीएम साहबा की क्या डायरेक्शंस हैं, शहर के कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो है कुछ टाइम हमें ज़्यादा जो है वो रूटीन से ज़्यादा लगता है। जी निकासी आब का हमें तो बहुत सारी जगहों को पता है, लेकिन इस पर जो है वासा की हिकमत अमली क्या है। हमारे साथ जी हमारे मेहमान मौजूद है। मैं तारुफ कराना चाहूँगी, एमडी वासा साहब ने ज्वाइन किया है। गुफरान अहमद साहब आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। मानसून के हवाले से सबसे पहले बता दीजिएगा तैयारियां क्या की गई हैं। जी मानसून की तैयारियां, कल अब बारिश 110 mm पर आवर की इंटेंसिटी से बारिश हुई, एक घंटे में 110 mm बारिश हुई। तो उसके बाद आपने देखा कि लाहौर 2-3 आवर्स में सारा क्लियर था। तो ये मानसून से आपके बारिशें देखने की तैयारी वासा की कैसी है। और इसमें आधे घंटे में जो बारिश हुई है 6:30 से 7 AM तक वो 69 mm बारिश हुई है। ठीक है। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ये कोई हैवी रेन नहीं बल्कि एक्सट्रीम हैवी रेन होती हैं। और इस तरह की रेंज पे हमेशा फ्लडिंग बहुत क्रिटिकल किस्म की होती है। आपने देखा जो दिल्ली में बारिश हुई है वो 2228 24 घंटे में हुई, लेकिन उसमें 140 जो हुई है वो 4 आवर्स में, वो 35 mm की रेन पर आवर, और ये 100 mm रेन पर आवर थी और हाफ आवर में 69-70 mm। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। लेकिन इवन दैन आपने देखा कि बारिश के रुकने के बाद पूरी लाहौर के तमाम रोड्स क्लियर होना शुरू हो गई और विद इन 2-3 आवर्स तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। और इसमें जो तैयारियों से पहले PDM में चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 3 घंटे की मीटिंग चेयर की और तमाम डिपार्टमेंट्स की प्रेपरेशन को चेक किया गया। उनके वहाँ पे SOPs और ऑपरेशनल प्लान डिस्कस हुए। सर, तो उनकी हिदायत के मुताबिक इस दफा तो रूटीन से ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली होंगी, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी तैयारियाँ भी होगी, महकमा मौसमियात के साथ भी आपकी तमाम टीम राब्ते में होगी। सो क्या तैयारी की गई है? अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उसके पेश नज़र कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा लोग तैनात होंगे, वो तमाम मशीनरी, उतनी कैपेसिटी आप लोगों के पास है? जी देखिए, वो मैं बता रहा था कि 3 घंटे की मीटिंग उधर वज़ीर आला साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने चेयर की, उसमें तुम्हारे ऑपरेशन प्लान डिस्कस हुए और फाइनल किए गए और उस अकॉर्डिंगली ही कल बारिश में हमने उसको एग्जीक्यूट किया। और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला उन्होंने पूरा लाहौर भी विज़िट किया, बहुत फोकस हैं। तो देखें उन्होंने भी देखा कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ जो उनकी मीटिंग में फ़ाइनल हुआ था। बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा हैं होंगी, बिल्कुल प्रेडिक्शन ऐसी है, लेकिन वासा की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है, जिसमें ड्रेन्स की डिसल्टिंग 2 बार हमने 2 साइकिल्स मुकम्मल किए हुए हैं और उसके बाद अब तीसरा भी चल रहा है। ठीक है। और ड्यूरिंग मानसून भी ये कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह सीवर्स की डिसल्टिंग हमारी है, वो भी कंप्लीट है। उसमें जो चीज़ें पहले आप शुरू करते हैं, देखें हमने तैयारियां तो जनवरी से स्टार्ट की हुई थी। ठीक है। बल्कि अब तो पूरा साल हम तैयारी करते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर दिया कि मानसून कब आएगा और कब तैयारी करनी है। और अब तो हमने ऑटो पे वासा को लगाया कि थ्रू आउट द ईयर हम तैयार रहें, तमाम मशीनरी ओके हो, तमाम जेन सेट्स, अल्टरनेट पावर सोर्स वो ओके। एक्चुअली रेन में 3 चीज़ें जो होती हैं ना, मानसून के पानी को, बारिश के पानी को कैटर करने, वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका कन्वेंस सिस्टम जी, कि आपके रोड्स पे पानी बारिश हो रही है, वो थ्रू सरफेस रन ऑफ जो लो लाइंग एरिया उसने वहाँ तक पहुँचना है, वो रश करता है उस तरफ, फौरी पॉन्डिंग होती है उन पॉइंट्स पे, वो होनी है। वो ये नहीं हो सकता कि वो पॉन्डिंग एलिमिनेट हो, वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा अकॉर्डिंग। तो उसके पॉइंट से आपका अल्टीमेट वाटर बॉडी जो है वहाँ तक क्या सिस्टम है, वो एक कन्वेंस सिस्टम होता है, उसने पानी वहाँ तक कैरी करना है। फिर क्योंकि लाहौर एक फ्लैट एरिया है, इधर 100% आपको पंपिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये नहीं है कि अंडर ग्रेविटी जैसे पिंडी है या कोई दूसरे सिटी हिली एरियाज हैं, उधर तो एक डिस्पोजल भी नहीं है, पानी टेरेन ऐसा है वो स्लो में चला है। इधर 100% आपको पानी को पंप आउट करना है। तो दूसरा जो एक तो कन्वेंस सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डिसल्टिंग हुई हो। दूसरा डिस्पोजल स्टेशंस आपके बड़े इफेक्टिव होने चाहिए। और तीसरा डिस्पोजल स्टेशन ऑपरेट जो पंप्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। और आपको पता है जब बारिश हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, सर आपकी शक्कर मशीनें मैंने अक्सर जगहों पर देखी है मानसून के दौरान। पिछली मानसून की अगर हम बात कर लें, ये हमारे दफ्तर के पास भी होती थी, लेकिन वो बंद होती है, वो चल नहीं रही होती। देखिए उसकी सक्शन मशीन सिस्टम पानी ले रहा होता है,
सक्शन मशीन्स को डिप्लाई किया जाता है कि जब सिस्टम में जो पानी नहीं आएगा वो उसको उठा लेना है, या कोई ब्लॉकेज हो गई या किसी इशू आ गया तो फौरी वो काम करना शुरू कर देगा अपना, ताकि सिस्टम चलता रहे, वो फंक्शनल रहे, किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज ना हो, उसको फौरी इफेक्टिव करना होता है। जब एक सिस्टम ने पानी लिया उसके बाद थोड़ा पानी रह जाता है, वो हम सक्शन मशीन से हिकमत अमली आपकी क्या होती है, क्योंकि मॉनसून वाली बारिश होती है ना वो पूरा दिन वक्फे वक्फे से होती रहती है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले तो आपने मेन रोड्स को फोकस करना है, क्योंकि मेन और इसमें क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसमें आपने प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना, जितना वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टिव होगा, सेकेंडरी यानी छोटी रोड और टर्शरी स्ट्रीट्स या टर्शरी सिस्टम वो इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए वासा का फोकस मेन रोड्स पे इसलिए होता है कि मेन रोड पे वासा का जो प्राइमरी सिस्टम है या ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सिस्टम वो मेन रोड्स पे ही है, उसकी इफेक्टिवनेस को हम इंश्योर कर रहे होते हैं। वो जितना इफेक्टिव होगा आपके गली मोहल्लों का पानी तेजी से निकलेगा। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है और उसको हम एग्जीक्यूट किया इस बारिश में। कौन से शहर के ऐसे पॉइंट्स हैं जो खुद वासा के लिए भी चैलेंज बन जाते हैं? देखिए हमारे 21 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं जिन पे पॉन्डिंग होती है और हर बारिश में होती है, इवन लाइट बारिश में भी उधर पॉन्डिंग, क्योंकि वो डिप्रेशन पॉइंट्स हैं, थ्रू सरफेस रन ऑफ पानी रश करता है उस पॉइंट्स पे, वो पॉन्डिंग अब बारिश कितनी है उसके मुताबिक उसका जो है क्लियरेंस टाइम होता है, और या बारिश की टाइमिंग क्या होती है। अगर रात को बारिश लेट होगी तो फौरी क्लियरेंस हो गई, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो कंबाइंड सिस्टम है जिसमें सीवेज भी जा रहा है और स्टॉर्म वाटर भी कम रहा है। रात को सीवर्स खाली होते हैं और उतना ही आपका स्टॉर्म वाटर अकोमोडेट उसमें हो रहा होता है, तेज़ी से डिस्पोज हो रहा है। दिन को क्योंकि वो फुल हो जाते हैं उसकी वजह से जो स्टॉर्म वाटर अकोमोडेट का कुशन कम रह जाता है, जिस वजह से पॉन्डिंग का टाइम ज़्यादा होता है। तो ये हम टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है बारिश की। दूसरा हमारी जो प्लान है एग्जीक्यूट हो रहा है उनका कि तमाम मशीनरी स्टॉक एंड फील्ड हो, डिस्पोज स्टेशंस फंक्शनल हों, ये शादबाग का एरिया, चौक नाकुदा, एक मोरिया पुल, ये हमेशा बड़ा चैलेंजिंग रहा है स्टेशन वाली जगह। सो इसके लिए कोई स्पेशल हिकमत अमली है? एक तो जैसे आपने कहा एक मोरिया दो मोरिया पुल उधर अब बहुत कम पॉन्डिंग होती है, स्टेशन का आपने कहा, इस तरह हमारे 21 पॉइंट्स हैं। तो 10 पॉइंट्स पे जो 4 जून को मीटिंग हुई थी मैडम मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने चेयर की, उसमें 10 पॉइंट्स में उन्होंने कलेक्टिंग टैंक्स अप्रूव किए और इस ADP में आ गए हैं। इसके अलावा लाहौर का जो सेंट्रल लाहौर का एक हमारा मास्टर प्लान है जो TBM के साथ टर्न बोरे मशीन से हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसका PC1 भी वो इसी मीटिंग में डिस्कस हो कि फौरी सबमिट हो किया जाए। वो सबमिट हमने कर दिया, वो अप्रूव हो गया तो पूरा आपका गुलबर्ग सेंट्रल लाहौर उससे सिस्टम जो है ना ट्रंक सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह 10 टैंक हुए 6.6 बिलियन के, और ये 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो लाहौर की डिफरेंट लाइंस जो सिंक होल्स बन जाते थे मानसून में सेटल हो जाती थी, 25 लाइंस हैं, उसमें मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब ने उनकी भी उस मीटिंग में अप्रूवल 10 बिलियन के वो भी ADP में आ गए हैं और उनके PC1 में सबमिटेड हैं। जो आउटलेट डिस्पोज स्टेशन की मशीनरी है या सीवर क्लीनिंग मशीनरी जिसमें डिसल्टिंग मशीनरी, उसको भी एगमेंट करने के लिए 4.3 बिलियन के उन्होंने अप्रूवल दी उसी मीटिंग में जो 4 जून को हुई, और वो भी ADP में रिफ्लेक्टेड उनके PC1 सबमिट हो गए। और इंशाल्लाह वासा तो वज़ीर आला साहब का बड़ा फोकस है इसको स्ट्रेंथन किया जाए तो ताकि सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। इंशाल्लाह वासा बेहतर परफॉर्म करेगा। सही सर, लोग बड़ी शिकायत करते हैं, सब्जाजार का रिहायशी एरिया, गलियों में पानी चले जाता है, समनाबाद, गुलशन रावी, गुलबर्ग। सो हम मेन जगहों पर तो फोकस देख लेते हैं, मशीनरी भी नज़र आती है, लोग भी नज़र आते हैं, CM साहिबा ने भी विजिट कर लिया। उन बेचारे लोगों का क्या कसूर है कि जब थोड़ी सी बारिश उनके घरों में पानी चले जाता है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान सारा बर्बाद हो जाता है, कभी उनकी किस्मत भी बदलेगी? नहीं, देखें जैसे मैं आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, टैंक्स हैं, वो ताजपुरा जैसे आपका फोकस होता है वो उधर 3.2 मिलियन 32 लाख गैलन का टैंक बनना है, कदाफ़ी में 4 मिलियन गैलन का टैंक बनना है। तो दूसरा जैसे मैं कहा कि मेन जब सिस्टम आपका इफेक्टिव होगा स्ट्रीट्स को ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल रहा होता है, वो सिस्टम है अंडर ग्रेडियंट है और कनेक्टिविटी है। तो जैसे ही हम मेन रोड के वासा का स्प्रेड हो जाता है, स्ट्रीट्स वगैरह को फोकस कर देते हैं और वहाँ पे पॉन्डिंग जब मेन क्लियर होती है वो भी क्लियर हो जाती है। कहीं को छोटी मोटी पॉन्डिंग रह जाती है, मैनुअल कवर्स वगैरह हम उठाते हैं, ग्रेटिंग साफ कर रहे होते हैं, साथ साथ वो निकल जाती है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि सब्जादार या किसी में तो घरों में पानी जाए, ऐसा किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है।
बाकी जो ऐसे आपने कहा चौक ना खुदा बड़ा सिस्टम इफेक्टिव है, कल भी पौने हुई और ये उसके बाद क्लियर हो गई। तो इस तरह लाहौर में जो सिस्टम का अपग्रेडेशन पे वज़ीर साहब का बड़ा फोकस है और उन्होंने इस ADP में इतना हैवी बजट भी दिया, एलोकेट किया और बाकी ऑपरेशन प्लान जो PDM में बैठ के फाइनल किया उन्होंने क्या किया। कोई सर हेल्पलाइन वगैरह है कि अगर उनके गली मोहल्ले में देखिए हमारे एक तो 1334 हेल्पलाइन है और वो हर बिल पे भी प्रिंट होती है जो कंज्यूमर्स को जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, हर जगह पे हम एडवर्टाइज भी करते हैं और वो PITV में होस्ट हो रही है, हमारे कंट्रोल रूम है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं हम, उसका जितनी कंप्लेंट्स आती हैं हमने एक डैशबोर्ड पे उनको मॉनिटर कर रहे हैं ठीक है ताकि कंप्लेंट्स फौरी अटेंड हो, रिस्पांस हो। तो उसमें सर्विस डिलीवरी में अब वासा ऑलमोस्ट सारे डिजिटाइजेशन हो की हमने और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फीडबैक बड़ा 90% प्लस इस वक्त शहरों का है। और कंप्लेंट को हमने 48 आवर्स जब हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस हुई थी हमने इन हाउस उसको 24 अब कर लिया हुआ है, 24 आवर्स में हम कंप्लेंट और मैक्सिमम 99% कंप्लेंट्स 24 आवर्स में अटेंड हो रही हैं। ठीक है। वो जो हमें कैंप्स वास्ता के नज़र आते थे डिफरेंट एरिया में, क्या वो मुतहरिक हो चुकी हैं? जी जी कैंप्स हमने इस वक्त तो हमारे बल्कि पहले 19 थे और ऐड किए हैं, 22 हो गए और वहाँ पे भी फुली मशीनरी है, हर इक्विपमेंट मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, 3 शिफ्ट्स में मौजूद है और उनके कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपस में रब्ता है। तो कंप्लेंट्स शहरी भी कंप्लेंट्स वहाँ पे लेके आते हैं, टैबलेट्स दिए हुए हैं, वो जो भी कंप्लेंट रजिस्टर हो जो हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाती है और उसको फौरी एड्रेस होता है और उस कैंप जो मॉनिटर कर रहा होता है पॉइंट्स किसी किस्म की कोई ड्यूरिंग रेन मशीनरी चाहिए, कोई और एडिशनल रिसोर्स चाहिए वो फौरी उधर पहुँचाए जाते हैं। ठीक है। मीटरिंग प्रोजेक्ट और पानी के बिलों में इजाफा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीटरिंग का प्रोजेक्ट हमारा PPP मार्ट पे अवार्ड है और उसमें हमने पार्टी ने कंसेशनर जो था उसने 12 मीटर्स ला के इंस्टॉल किए, टेस्ट रन किया कर लिया उनका एक डैशबोर्ड से, क्योंकि इसमें जो मीटरिंग का प्रोजेक्ट है इसमें रियल टाइम हमें रीडिंग भी सिस्टम में आने हैं, वो उसने टेस्ट रन कर लिया है, वो सक्सेसफुल है। उसके बाद 500 मीटर्स और आ गए वो कराची पहुंच गए, वो भी लग रहे हैं और मीटर्स तो हम 2 साल में इंशाल्लाह ये मुकम्मल करेंगे प्रोजेक्ट। बाकी जो बिजली टैरिफ रिवीजन भी हुई है, लेकिन अब देखें कि वासा का जो मेन एक्सपेंडिचर वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक 1 बिलियन का बिल इस महीने दिया हमने, ठीक है सही। और ये अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट देख लें और अकॉर्डिंगली वासा का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इसको भी तो किसी न किसी तरीके से ओवरकम करना है, बिल्कुल तो फिर ये चल सकता है, अदरवाइज सर्विस प्रोवाइड करना मुश्किल है। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? मैसेज यही है, एक तो जो मेजर चैलेंजेस होते हैं, ठीक है वासा गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब बड़े फोकस हैं, वासा भी ऑन बोर्ड है और इन फील्ड है, हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन 2 गुजारिशात हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट जो ड्रेन्स में सीवर में फेंकते हैं वो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो उधर ना फेंकें, वो LWMC के जो कंटेनर्स हैं वो उधर हम करें ताकि LWMC रिमूव करे। और दूसरा पानी को बचाएं, पानी ज़ाया मत करें क्योंकि लाहौर में पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसा पानी बचाएंगे तो अंडरग्राउंड पानी डिप्लीट और ख़त्म हो रहा है, गिरावट हो रही है उसकी, और इसको अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल ऐसे आज सेव करेंगे तो कल आप ही इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।